हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इससे पहले हम लोगों ने अपने इस वीडियो की सीरीज़ में ये बात कर ली थी कि अगर हमारे पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है तो उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर राइट साइड ज़ीरो है तो इस तरह के इक्वेशन को हम नाम देते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो इन द केस आपकी जो इक्वेशन है अगर वो होमोजीनियस नेचर की है तो उस समय उसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इसके जो रूट्स होंगे, जब आप उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे रूट्स होंगे, रूट्स रियल हैं अगर तो कैसे एक खास तरह की इक्वेशंस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए लिखी जाएगी। अगर रूट रियल हैं और रिपीट हो रहे हैं तो अलग तरह से लिखी जाएगी। रूट कॉम्प्लेक्स फॉर्म के हैं, मतलब अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा इस तरह से हैं तो होगा, या अल्फ़ा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा इस तरह के हैं तो उस हिसाब से आपके कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लिखे जाएंगे। तो ये तो बात हो गई। अब हमारे पास है अगला केस है कि क्या होगा अगर हमारी इक्वेशन इनहोमोजीनियस है तो क्या होगा। इनहोमोजीनियस होने का मतलब है कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से थी, राइट साइड जीरो ना होकर के कुछ है, एक्स इज समथिंग। एक्स क्या क्या हो सकते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे कि एक्स के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। तो अब हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास ये तो पूरा हो गया, ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर वाली स्थिति हो गई है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। चलो एक्स को हम मान ले ए है, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस एक्स को उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कंफ्यूज कर जाएं। हालांकि होगा उसका ही फंक्शन, ए जो होगा वो एक्स का ही फंक्शन होगा, जस्ट फॉर नोटेशनल चेंज। सो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से, दिस समथिंग एंड दिस इज द राइट साइड ए इज़ नॉट जीरो। अगर ए नॉट जीरो नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है बच्चों कि ये इनहोमोजीनियस इक्वेशन है। अगर आप देखो इसके सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में असल में आप क्या ढूंढ रहे हो? जब भी आप कहते हो कि हम किसी इक्वेशन का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो सोल्यूशन में आप y की ही वैल्यू तो ढूंढ रहे हो। यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है अगर y इज इक्वल टू 1/f डी ऑफ ए, अगर ये लिख दिया जाए, इस तरह से लिख दिया जाए तो हम सीधे तौर पे अपना सोल्यूशन निकाल लेते हैं। यानी कि हमारा सोल्यूशन जो होगा वो कैसे होगा कि आपका जो ऑपरेटर है उसको आप अप्लाई कर दो इस राइट साइड का ये जो ए है इसके ऊपर, लेकिन इनवर्स ऑपरेशन में। तो अगर f के अंदर d है तो अब आपको 1/d करना होगा। ये एक तरह से इनवर्स ऑपरेशन जैसी कंडीशन है। जब आप ऐसा कर दोगे, a के ऊपर आप ये इनवर्स ऑफ ऑपरेटर अप्लाई करोगे, देन यू विल गेट समथिंग, और जो समथिंग होगा वही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, उसी को ही हमें ढूंढना है, वही हमारे कैलकुलेट करने का मोटिवेशन है आज का। ओके, सो चले बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। बहुत सारे केसेस यहाँ बनते हैं। मैं केसेस के मतलब क्या हुआ कि आपका जो a है इट कुड बी एनीथिंग इन सेंस, सपोज आपका x ऐसे लिखा है, e की पावर 3x ऐसे लिखा है, या आपका x लिखा है e की पावर 3x इंटू एक्स स्क्वायर, सपोज ऐसे लिखा है, सॉरी ए है, ये ए है। या आपका a लिखा है समथिंग 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, ऐसे कुछ ऐसे करके लिखा है, कुछ अलजेब्रिक सम है। या cos 3x है, या sin 3x है, या साइन हाइपरबोलिक 2x है। ऐसे बहुत सारे केस हो सकते हैं। एक्सपोनेंशियल हो सकता है, एक्सपोनेंशियल के साथ कुछ मिक्सिंग हो सकती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हो सकते हैं, या प्योर अलजेब्रिक टर्म हो सकते हैं। तो हमारे पास अच्छी खासी वैरायटी है। और यहीं पर इस पूरे सीखने के इस पूरे प्रोसेस का सबसे क्रूशियल पार्ट जो है, जो सबसे क्रूशियल इन सेंस जहाँ आपको अपने नर्व्स को कंट्रोल करना है, अपने आप की प्रैक्टिस करनी है, अब वो ये है कि इन डिफरेंट केसेस में हमारा जो ऑपरेशन काम करेगा। जैसे आपने ये ऑपरेशन काम किया ए के ऊपर, अब ए मे बी दिस, ए मे बी दिस, ए मे बी एनीथिंग, तो उस समय ये ऑपरेटर कैसे काम करेगा उसके कुछ हमारे पास फॉर्मूले हैं। मैं इसको फार्मूला कहूँगा, ऑल्दो हम उसको डिराइव कर सकते हैं। आप किताबों को अगर आपका किताबों के साथ आपका राब्ता है तो आप उन डेरिवेशंस को देख सकते हो कैसे होते हैं। बट वी आर मोर इंटरेस्टेड, इवन
यू पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन कि सीधे हमें फार्मूले बता दिए जाए और फिर फार्मूलों को हम कैसे एप्लीकेशन करेंगे। ठीक भी अच्छी बात है, आप बिल्कुल फोकस हो अपने लिए। तो पहला केस ये है कि सपोज़ हमारा जो नॉन होमोजीनियस फंक्शन a है, इट इज़ ऑफ टाइप ax, a इज़ सम कांस्टेंट और इस तरह का है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, यानी कि जिस समय आप इसके ऊपर वो ऑपरेटर का इन्वर्स अप्लाई करोगे तो आप ये ऐसे करोगे और इसका आप इसी को आप सॉल्व करके सोल्यूशन ढूंढना चाह रहे हो कि इसी को सॉल्व कर ले तो सोल्यूशन आ जाए। तो फार्मूला ये कहता है, जस्ट लेट मी चेंज द इंक, कि 1/fd ऑपरेटेड ऑन e की पावर ax इज़ 1/fa e की पावर ax। दिस इज़ द केस। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सोल्यूशन आता है। यानी कि आपके पास FD में जहाँ जहाँ D होगा आप उसको A से रिप्लेस कर दो और ये A कहाँ निकालोगे, E की पावर में जो AX का जो साथी होगा वही A होगा। अब शर्त यहाँ पर एक चीज़ है कि आप ऐसा ना होना चाहिए कि जब आप D की जगह पर A रखें तो वो 0 हो जाए, इट मस्ट बी नॉन जीरो। हाँ, अगर 0 हो रहा होगा तो क्या होगा उसकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। डेफिनेटली बहुत अच्छा सा केस वो वहाँ पर बनेगा कि अगर हमने D की जगह पे A रखा और पता चला कि सब 0 हो गया तो 1/0 तो भाई इन्फिनिटी होता है, तो फिर तो मामला बिगड़ जाएगा। हम बिगड़ने नहीं देंगे, हम आपको वहाँ पर एक और उसका सोल्यूशन बताएंगे। चलिए कुछ सोल्यूशन कर लें, कुछ प्रॉब्लम कर लें। बिना प्रॉब्लम सब शून्य वाला हिसाब है। तो चलो भाई अगला प्रॉब्लम हम यहाँ पर देखते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास कुछ इस तरह से है, सिंपल सिर्फ लेते हैं ना कि d2y/dx² + 6 टाइम dy/dx + 9 टाइम y = 5 टाइम e⁻3x। ठीक है प्यारो, ये है। तो ये है हमारा पूरा लेफ़्ट साइड, ये है पूरा राइट साइड। दिस इज़ द नॉन होमोजीनियस पोर्शन A एंड इसके अंदर सारी जानकारी है। जितनी भी जानकारी है वो जानकारी इस लेफ़्ट पार्ट में है। तो अब कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो ये राइट साइड जीरो नहीं है, यानी कि इसका जो सोल्यूशन निकलेगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन ही y का जो सोल्यूशन निकलेगा उसमें एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा और दूसरा जो होगा वो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सोल्यूशन का जो फर्स्ट हिस्सा है उसमें आप एक ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर करोगे। तो कंसीडर द ऑक्सिलरी इक्वेशन। कैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे, आप d2y/dx² इसको रिप्लेस कर दो m से, मतलब dy/dx को रिप्लेस कर दो m से। तो कंसीडर द ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, m² + 6m + 9 = 0। इस तरह से हम केवल इसको m कह दिया, इसको m² कह दिया, m कह दिया, 6 कह दिया, 9 कह दिया। दिस इज़ द इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इस इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे, यहाँ 1 × m है, 9 × 1 = 9, 6 कैसे आएगा, 3 × 3, तो m² + 3 + 3m + 9 = 0। सो m² + 3m + 3m + 9 = 0। सो m + 3 + m टाइम 3 ये ऐसे m = 0। सो यानी यहाँ पर m + 3 और यहाँ m + 3 हो जाएगा। तो m के 2 रूट आएंगे, 3 -3 -3। खैर ये यहाँ से भी हो सकता था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, 3² + m² + 2 टाइम 3 टाइम m, यानी कि ये 3 + m का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता था। चलो फिर भी रूट तो वही आते, वही रूट हमारे पास आ गए, m के 2 वैल्यू आ गई हैं। तो अगर रूट रिपीट होते हैं तो आंसर कैसा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है सम कांस्टेंट c1 सम कांस्टेंट c2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x e⁻√ टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो प्यारों ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन का पहला हिस्सा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब दूसरे हिस्से में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे हिस्से में प्यारों हम लोग कैलकुलेट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आपके पास हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल। कैलकुलेशन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल होना है आपका fd ऑफ e⁻³
एक्स, यही तो है ना, क्या थी इक्वेशन, 5 टाइम 3x। तो यहाँ पर वेयर एफ डी इज़ वॉट, एफ डी इज़ डी स्क्वायर, देखो यहाँ पर दिस इज द डी स्क्वायर, दिस इज द 6 टाइम डी स्क्वायर प्लस 6 टाइम डी प्लस 9, दिस इज द जो कंबाइंड ऑपरेटर है ये है हमारे पास। सो आपके पास क्या हो जाएगा, सो वी गेट व्हाट वी विल गेट 1/d² प्लस 6d प्लस 9, और ये अप्लाई हो रहा है e की पावर 3x पर, और 5 को हम आगे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 5 टाइम ऐसे लिख दे रहे हैं फिर से d² प्लस 6d प्लस 9 e टू द पावर 3x। अब ज़रा अपने सोल्यूशन से देखें, अगर आपके पास कहीं एफ डी ई की पावर a टाइम x है तो इसको आप एफ ए ई की पावर ax लिख सकते हैं, यानी d को रिप्लेस कर दो a से। तो यहाँ a कितना है बच्चों, 3 है, a आपका 3 है, तो ठीक है, फिर आप 5 लिखोगे, 1/d की जगह पर रखोगे 3, तो 3 का स्क्वायर 6 × 3 प्लस 9 e की पावर 3x, और ये हो जाएगा 5/3 × 9, 6 × 18 प्लस 9, 9 प्लस 9 18, 18 18 36, और e की पावर 3x। फाइनली हमारे पास आ जाएगा 5/36 e की पावर 3x, और चूंकि कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पर, डेसिमल लाने का कोई मतलब नहीं है, सो दिस इज आवर पी हैंस अब कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा y = c1 प्लस c2 टाइम x e की पावर 3x प्लस 5/36 e की पावर -3, रूट वहाँ पे तो क्या था भी, ऊपर देखिए, हाँ -3x और 5/36 e की पावर 3x। याद रखिएगा क्वेश्चन में हमें e की पावर 3x लिया है तो यहाँ पर है, लेकिन रूट के हिसाब से e की पावर -3x कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में इसका आंसर हो जाएगा। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ योर दिस वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए फिर हम अगले प्रश्न की तरफ पहुंचते हैं, और भाई हमारा अगला जो प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से हम लिख रहे हैं कि आपके पास इक्वेशन है d2y/dx², ठीक है, सेकेंड ऑर्डर की है, फिर है dy/dx प्लस 9 टाइम y = 6 टाइम e की पावर 3x प्लस 7 e की पावर -2x, ओके, माइनस log 2। So this is e की पावर -2x, e की पावर प्लस 3x, this is -6, यहाँ प्लस 9, ओके, this is the our problem। तो भाई ये कैसी इक्वेशन है, इनहोमोजीनियस बिकॉज राइट साइड इज नॉन जीरो। तो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो आपके पास द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस इज m² minus 6 टाइम m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अच्छा अब देखिए यहाँ पर ये वही चीज़ है, जैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो m² माइनस 6m प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। और ये है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जस्ट m माइनस 3 का होल स्क्वायर इज 0। तो इसके दो रूट कौन से हो जाएंगे, 3। कैसे दो रूट हुए, क्योंकि भाई आपके पास m माइनस 3 इंटू m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। अभी स्क्वायर का मतलब यही है, और इसका मतलब है कि इनको इंडिपेंडेंटली अगर अलग रखोगे तो m माइनस 3 0 करोगे तो यहाँ से m बराबर 3 आ जाएगा, और दूसरे वाले को इसको भी अगर रखोगे m माइनस 3 से तो m इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ये आ गया, तो m की ये वैल्यू आ गई। सो द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज रिपीटेड रूट है बच्चों, तो ये c1 प्लस c2x e की पावर 3x ये आपका आ गया। डन। अब हम
पर्टिकुलर इंटीग्रल केस में आते हैं, वहाँ हमारे पास बढ़िया सा एक मामला है। तो हमारे पास एफ डी क्या है, वेयर एफ डी द होल कंबाइंड ऑपरेटर इज डी स्क्वायर 6d plus 9. This is the whole combined operator. So 1 upon fd और होमोजेनियस इक्वेशन का राइट साइड क्या था, राइट साइड था 6 e की पावर 3x 6 e की पावर 3x प्लस 7 e की पावर माइनस 2x प्लस 7 e की पावर माइनस 2x प्लस है कि माइनस है, ओके दिस इज द माइनस log 2। ओके, थोड़ा सा आपको देखने में लग रहा है अरे बड़ा भयानक सा कुछ है, बट ऐसा कुछ चिंताजनक नहीं है, स्थिति तनावपूर्ण लग रही है बट नियंत्रण में है। तो आप देखें कैसे होगा, दिस इज डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 टाइम e की पावर 3x प्लस 7 टाइम e की पावर माइनस 2x, जो कि दोनों हैं, तो आप लिख सकते हो log 2 e की पावर 0 टाइम x, बिकॉज e की पावर 0 इज़ 1 को हम कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो हमने कर दिया ऐसा, और ये हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये देखना है कि जहाँ कर रहे हैं वहाँ काम कर रहा है कि नहीं। एक चीज़ हमें पहले देखना है, ये मेथड हमारा काम करेगा कि नहीं। ये हमारा 3 है, यानी a है, ज़रा यहाँ रखो, सोचो यहाँ हो जाएगा, अगर यहाँ रखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये मैं रख रहा हूँ, सपने वाली बात है, तो यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 6 तरीका 18। ओके, तो अच्छा यहाँ पर मैं क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है, अच्छा यहाँ हो हाँ ये हो जाएगा 9 6 तरीका 18 माइनस 18 प्लस 9, तो ये तो हो जाएगा 0, भैया ये हो गया 0। अब यहाँ मामला फंस जाएगा, तो इससे केस को अंडरलाइन कर दें, यहाँ पर 3 रखने पर मामला फंस जाएगा। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ है -2, तो -2 होने का मतलब है यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, लेकिन प्लस में हो जाएगा 12 प्लस 9, तो 9 4 13 और 12 24 25, ठीक है, यहाँ 25 हो जाएगा। तो ये तो इसका मामला ठीक है। यहाँ 0 है, 0 रखोगे तो 0 स्क्वायर 0 माइनस 6 टाइम 0 प्लस 9, तो यहाँ भी 9 रहेगा, यहाँ भी मामला ठीक है। मामला यहाँ पर इस पहले वाले केस में बिगड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें जैसे ही आप d की जगह पे a रखोगे दिस विल बी 0। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में एक ये है कि मान लीजिए आपके पास 1 अपॉन एफ डी आप कर रहे हो e की पावर ax में, और वो 0 आ रहा है, तो आप ऐसा करो x से मल्टीप्लाई करो 1 अपॉन f का एक बार डेरिवेटिव ले लो और फिर वही चीज़ रख दो। मतलब अगर जैसे एल हॉस्पिटल रूल में आप करते हो डिफ्रेंशिएट करके उसका रेशियो लेते हो, वैसे यहाँ पर कुछ है हमारे पास कि अगर हमारे पास इस तरह से सीधे तौर पर d की वैल्यू को a से रिप्लेस करने पर 0 आ जाए तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करोगे, आप इस पूरे फैक्टर को d स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9 को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो। एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो उसके साथ आपको एक x जो है यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार x मल्टीप्लाई कर दो और फिर डिफ्रेंशिएट कर दो। तो इसका मतलब है यहाँ हम क्या करेंगे, हम पहले तो इसके साथ लिख दें d स्क्वायर 6d प्लस 9 और e की पावर 3x है, 6 हमारा आगे है, माइनस या प्लस 7 है d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 e की पावर माइनस 2x है, और फिर है log 2 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 e की पावर 0x है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व, पहला टर्म सॉल्व करते समय हम 6 तो रखेंगे, एक x मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करो हो जाएगा 2d माइनस 6 और 9 का 0 होगा तो यहीं पे छोड़ देंगे, और e की पावर 3x यहाँ रखेंगे। और यहाँ क्या करोगे, यहाँ रखोगे -2 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 6 माइनस 2 प्लस 9 e की पावर माइनस 2x माइनस log 2 1/0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 9 और e की पावर 0 टाइम x।
सो ये हो जाएगा 6x, और अगर आप यहाँ 3 रखोगे तो अब फिर एक बार फिर से गड़बड़ी यहाँ पे हो जाएगी। द मोमेंट आपने यहाँ पे 3 रखा तो ये जाएगा 3 दूनी 6, 2 इंटू 3 6, 6 फिर 0 हो जाएगा। अब अगर फिर 0 हो गया तो आप वही काम फिर से करोगे। फिर से क्या करोगे, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे, एक x मल्टीप्लाई करो और इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो, तो आपकी बचेगा 2 और e की पावर 3x प्लस 1/4 प्लस 12 प्लस 9 माइनस लॉग 2 e की पावर 0x अपॉन यहाँ बचेगा 9। अब देखो यही थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आपको दिख रही होगी यहाँ पर कैसे कैसे हो रही है। तो ये हो जाएगा 6x² बाई 2 e की पावर 3x प्लस 9 4 13 12 24 25 25 e की पावर यहाँ छूट रहा है e की पावर -2x, तो e की पावर -2x और log 2 e की पावर 0 को हम फिर से 1 कह देंगे 9। ठीक है ना। तो ये हमारे पास अब कुछ कट रहा होगा, हाँ 2 से कट भी जाएगा 3। तो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आया बच्चों, पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा 3x² e की पावर 3x प्लस 1/25 माइनस 2x माइनस log 2 बाई 9। आप कहोगे सर e की पावर 0 कहाँ गया, तो e की पावर 0 को हमने फिर से 1 की तरह से ट्रीट करके उसको वहाँ से हटा दिया। तो कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास क्या है, कंप्लीट सोल्यूशन हमारे पास है अवर कंप्लीट सोल्यूशन इज़ सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने रिपीटेड रूट से निकाला था, c1 प्लस c2x e की पावर प्लस था ना, तो 3x प्लस 3x² e की पावर 3x प्लस 1/25 e की पावर -2x log 2 upon 9। So this is going to be the our complete answer। इस तरह से हम इस complete आंसर तक पहुंच गए हैं। ठीक है ना। और भी इस तरह के क्वेश्चन हैं जो और एक्सपोनेंशियल के हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट केसेस के साथ है। ये क्वेश्चन इसलिए अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट भी कर दिया, 0 आने की कंडीशन को भी देख लिया, उसकी वजह से उसको कैसे हम रिजॉल्व करते हैं उसको भी देख लिया। तो ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कंप्लीट क्वेश्चन मैं मानता हूँ। बाकी क्वेश्चन आप इसी की तरह से देख करके लगा सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कुछ मैं एक्सरसाइज हैं जो आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप कोशिश करिएगा कि उनको आप खुद से सॉल्व करें। एंड इफ़ यू फेस प्रॉब्लम देन जस्ट कमेंट मी, हम अगली क्लास में उसको डिस्कस भी कर लेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो dy बाई dx² माइनस 3 dy बाई dx प्लस 2y e की पावर 3x, एक तो ये क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा वो ऐसा होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x प्लस e की पावर 3x बाई 2। ये प्यारो इसका आंसर आएगा। तो एक बार जब आप इसको लगाइएगा तो आंसर से चेक कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है जो हमारे पास है वो कुछ इस तरह से है कि ऐसा है कुछ कि आपके पास d³ है, मतलब d3y बाई dx² है माइनस 2d² एंड देन -5 टाइम d प्लस 6 टाइम y इज इक्वल टू e की पावर 3x। और इसका प्यारो जो सोल्यूशन हमारे पास है वो c1 e की पावर x है, c2 e की पावर -2x है, c3 e की, क्योंकि क्यूब है ना तो 3 तो रूट होंगे ही, 3x है, और जो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो e3x अपॉन 10 है। आंसर में ये x देख करके आपको इस बात का अंदाज़ा हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वही बात फंसेगी कि हमारा जो टर्म है, जैसे हम fa रखेंगे तो वो 0 हो जा रहा होगा, इसलिए एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया होगा। तो ये एक और क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो है वो आप और नोट कर लीजिए, है d2y अपॉन dx² माइनस 6 dy बाई dx प्लस 9y इज इक्वल टू e की पावर 3x या 10 टाइम, हाँ ठीक, e की पावर 3x। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा,
C1 प्लस C2x e की पावर 3x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 e की पावर 3x। अगर देखो तो ये इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो अभी किया है। खैर अब ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है और इनके 3 आंसर हैं। आपके लिए होमवर्क है, आप इनको सॉल्व करिएगा और कोशिश करिएगा, देखिएगा कितने नज़दीक तक और कितने एक्यूरेटली, कितनी जल्दी से आप इस आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट फॉर्म लेंगे जिसमें कि हम एक्सपोनेंशियल के साथ कोई प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे वहाँ पर क्या होता है। ओके, टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।